खंड है वो उसमें अकाल का वर्णन है, और दूसरे खंड में उसके अकाल के बाद का कैसा समय था उसका वर्णन है। अर्थात ये प्रगतिवादी कवि हैं, और प्रगतिवादी मतलब जोश और जन के कवि हैं। तो लोगों के बीच में क्या समस्याएं थी उसको उन्होंने अपनी भाषा में इसको उजागर किया है। कोई पढ़े हैं ये कविता आज से पहले? तो कोई उसका अर्थ आप लोग ही पहले बताइए, फिर मैं बताऊंगा। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक काने कुतिया सोई उनके पास। कोई बताइएगा। शांति है, अंशु, थर्ड ईयर, कोई बताओ। नहीं पढ़े भैया। अरे फिर भी अकाल अकाल पड़ने पर क्या सब होता है बताओ। घर में अनाज नहीं होते, पीने अच्छा, को सूखा पानी नहीं पड़। रहता, हाँ सूखा पड़ जाता है, वही अकाल है ना। पीने के लिए पानी नहीं रहता, खाने के लिए अन्न नहीं। ठीक है, बस यही अकाल का तो यही समय है। और पंक्ति है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। यह उस समय का वर्णन है जो पूरे देश में अकाल पड़ गया था और खाने का दाना भी घर में न रहता था। यह उस समय की व्याख्या है। और बहुत दिनों तक चूल्हा के ऊपर अनाज न आने की वजह से, अनाज न पकने की वजह से कई दिनों तक चूल्हा उदास बैठा है, रो रहा है कि हमारा इस जीवन में अब कोई उपयोग नहीं, अनाज अभी तक हमारे पास नहीं आया। चक्की भी उदास है क्योंकि अनाज नहीं है। मजदूर के आम जन के पास, जनता के पास अनाज ही नहीं है जो उसको चक्की में पीसने के लिए वह जाएगा और उसको चूल्हा पर चढ़ाएगा। इसीलिए चूल्हा भी रो रहा है और चक्की भी उदास है। कई दिनों तक कुतिया सोई उनके पास, अर्थात बहुत दिनों तक, जब तक अकाल रहा तब तक कुतिया भी रोती रही और उसके पास, अर्थात उस जन के, उस व्यक्ति के पास जा कर के ही एक दूसरे का दुख समझती रही, उसके पास ही हमेशा रहती थी, हमेशा उसके पास ही सोती थी। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अन्न न होने के कारण छिपकलियों की भी हालत बहुत गस्त थी। गस्त अर्थात बहुत ही मंद था। कहाँ पर? भीत पर, दीवार पर छिपकलियों का जो है, छिप छिपकलियों की पहरेदारी हो गई थी, क्योंकि अकाल पड़ने के दौरान जो है उनका भी हाल बुरा हो गया था। तो वह भी पहरेदारी कर रहे थे कि कुछ आए। अब कीड़ा मकोड़ा कहाँ आता है? जहां पर कुछ सड़े गले पदार्थ होते हैं। तब कुछ अन्न तो घर में है नहीं, तो उस पर ना कीच मकोड़े आते थे और ना छिपकलियों को भी भोजन मिल पाता था। आप समझ सकते हैं कि इस एक भोजन से जो है आदमी का भी पेट भरता है, चूल्हा को भी उसका इंतजार रहता है, चक्की को भी उसका इंतजार रहता है कि आएगा, हमको पीसा जाएगा, परेशान किया जाएगा, है ना। और भूख के कारण कुतिया, छिपकली, सभी का स्थिति बहुत ही बुरा है, दयनीय स्थिति है। और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। जब अनाज हुआ ही नहीं, चूहा भी क्या खाए, क्या अपने बिल में ले जाए और क्या अपने बच्चों को खिलाए। इसलिए चूहों की भी हालत जो है बहुत ही दयनीय और कष्ट रही थी। यही इसका मतलब अकाल के। अब हम लोग निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि अत्यधिक लंबे समय तक अकाल पड़ने के कारण कवि ने इस कविता की पहले पैराग्राफ में अकाल के सभी परिदृश्यों को, अकाल से प्रभावित होने वाली सभी जीव जंतुओं के बारे में, उसके मर्म को अपनी नींव से उल्लिखित किया है। और बहुत ही, क्या बोल सकते हैं, जो कविता है, यह आम जन के हितों में लिखी गई बहुत ही प्रसिद्ध एवं प्रासंगिक रचना है, जो उस समय के यथार्थ को दर्शाता है।
अब दूसरी पंक्ति में हम लोग लिखेंगे प्रसंग में कि अकाल के बीत जाने के बाद, अकाल जब बीत चुका है उसके बाद का प्रसंग इसमें दिया गया है केदारनाथ नागार्जुन के द्वारा। दाने दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। बहुत ही स्पष्ट, मतलब इसका हम लोग बहुत ऐसा नहीं है अर्थ कि हम लोग समझ नहीं आ रहे हैं, मतलब जो मैं जो बोल रहा हूँ बस वही इसमें लिखना भी है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। बहुत ही स्पष्ट है कि बहुत दिनों के बाद, अकाल के बाद जो है घर में अन्न आया है, और दाने आए घर के अंदर, बहुत दिनों के बाद घर के अंदर दाना आया है, और उस चूल्हा पर उसको चढ़ा दिया गया है पकने के लिए। जो चूल्हा उस अन्न के बिना रो रहा था, और उस चूल्हे से धुआं उठ रहा है जो कि आंगन से ऊपर होकर अपने मौज उड़ा रहे हैं। वह धुआं चमक उठी घर पर, घर भर की आंखें कई दिनों की बाद, कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। अर्थात अन्न आ जाने के बाद, अन्न पकने के बाद सभी जो है अपने पूर्ववत क्रियाकलापों के लिए तैयार हो गए। सभी की निंदाएं, क्या बोलते हैं उसको, सभी की उदासी हट गई, सभी की आंखें चमक उठी बहुत दिनों के बाद, क्योंकि घर में अन्न बहुत दिनों के बाद आए थे। और कौवा भी अपने पंख खुजला रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अब अन्न पक रहे हैं, धुआं ऊपर उठ गया है, हम लोगों को भी कुछ न कुछ अब खाने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये सीधा तात्पर्य है, सीधा व्याख्या है। यही आप लोगों को करना भी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। निष्कर्ष भी हमने आप लोगों को बता दिया है कि कवि ने इसमें पहली पंक्ति में अकाल के समय का वर्णन किया है, दूसरे में अकाल के बाद का। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अकाल के समय की क्या क्या पीड़ाएं थी। अकाल से बस मनुष्य ही परेशान न था, अन्य जल जीव एवं औपनिवेशिक जीव जो भी हैं इस धरा पर, सभी उससे अस्त व्यस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा साधन है जिससे सभी की जीवन जिसके ऊपर निर्भर है टिकी हुई है। और वह स्पष्ट करते हैं दूसरी पंक्ति, दूसरी पैराग्राफ में, यह कहकर कि अन्न आने के बाद किस प्रकार से सभी खुश हो जाते हैं। अब सभी खुशियां, सभी जो है आनंद उत्सव मनाते हैं। तो यही जो है इनकी पहली कविता। और इनकी दूसरी कविता है प्रेत का बयान। ये भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रसिद्ध इनकी कविता है प्रेत का बयान, और लंबी कविता भी है। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे अब। और वे और तुम भूले स्वाद बेर के, ये सब इनकी कविताएं हैं। 4 या 5 कविताएं इनकी लगी हुई है। और शासन की बंदूक, इन्होंने शासन के खिलाफ बहुत सारी आवाज उठाए थे। ये देश के खिलाफ, गलत व्यवहार के खिलाफ, सरकार की कूटनीति के खिलाफ इन्होंने कविता के माध्यम से बहुत सारे प्रगतिशील रचना इन्होंने किया था। क्योंकि यह उस समय में रचना कर रहे थे जिस समय में हमारा देश स्वतंत्र हो चुका था या होने ही वाला था। लेकिन भारतीय जो जनता है, पहली कविता आप लोगों को स्पष्ट हो गया, फिर मैं आगे बात करूंगा। मैं पूछना भूल गया था आप लोगों से। जी भैया। आवाज सुन रही है मेरी? जी भैया। समझ आ गई अच्छे से? जी भैया। इसमें ये कठिन नहीं लगा वो, थोड़ा डीप, मतलब जो पढ़े बाकी समझ पढ़ के भी ये समझ में आ सकता था। देखिए क्या है ना, क्योंकि ये अपने ही क्षेत्र के हैं, तो हम लोग जो हिंदी बोलते हैं समझते हैं, बस उसी में ये रचना करते थे। क्योंकि ये मिथिलांचल के ही थे ना, अर्जुन दरभंगा के ही थे, अभी आप लोगों ने तुरंत पढ़ा है। तो इनकी भाषा बहुत ही सरल है। आप लोग आगे कोई भी कविता इनकी पढ़िएगा तो आप लोग अरे ये तो बहुत आसान सी बात है, सही में वाकई में सही हुआ होगा। अब मैं बता रहा हूँ अगली कविता, ये क्योंकि यह सरकार के खिलाफ रचना लिखते थे। सरकार की दमनकारी नीति, कूटनीति एवं धोखेधड़ी के खिलाफ जो है ये अपनी रचना प्रस्तुत करते थे बार बार। ठीक है, तो वे और तुम, यह इनकी प्रमुख रचना है। और उसके बाद है
भूले स्वाद बेर के, हम लोग आज यही पढ़ लेते हैं, भूले स्वाद बेर के। अब बेर कौन खाया था? राम ने खाया था। कहाँ? सबरी के यहाँ, जूठा बेर खाया था। तो इस कविता के, इसी कविता में नहीं, मतलब ये एक समझ सकते हैं कि नागार्जुन की कविताओं का नींव ही यही है। और इसको आपको, ये जो मैं बता रहा जा रहा हूँ अभी, ये आप लोगों को बहुत सारी कविताओं में इस प्रकार के संदर्भ और प्रसंग की जरूरत पड़ सकती है। तो भूले स्वाद बेरी में क्या है कि नागार्जुन उस सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं जिससे जनता, आम जनता उम्मीद लगाए बैठी थी कि अगर देश आजाद हो जाए तो हम लोगों की जो मौलिक अधिकार था हम लोगों का, वो हमें वापस मिल जाए, हम लोग स्वतंत्र रूप से जो मन वो कर पाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार जब बनी भारत में पहली बार, लेकिन वह उस तरीके से नहीं बन पाई जिस तरीके से लोग चाहते थे। दमनकारी सरकार बन गई, उनके हित में काम नहीं करते थे। अर्थात उन लोगों को झूठा दिलासा दिला करके वे जनता को भूल चुके थे। वह भूल चुके थे कि उसी जनता के बदौलत मैंने अपनी सरकार बनाई है। वही, क्योंकि अधिकांश आप लोग भी ये चीज अनुभव किए होंगे, मैं बस बहुत साधारण सी बातें हैं। जब इलेक्शन आते हैं तब सभी घर में आपको नेताजी दिख जाएंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद सभी आपको भूल जाएंगे। तो उसी पर जो है सो इनकी क्या कविता जो है, भूले स्वाद बेर के, यह कविता अभी तक बहुत ही प्रासंगिक है, वर्तमान समय में भी और समकालीन समय में तो था ही। सीता देखिए, इन्होंने राम और सीता को लेकर के इन्होंने लिखा है, लेकिन इसको आप राजनीति से जोड़ सकते हैं। सीता हुई भूमिगत, सखी बनी सुपनखा, विचन बिसर गए देर के, सवेरे के वचन बिसर गए। क्या कह रहे हैं? यह राम जी के ऊपर राम जी को एक उपमा मान रहे हैं, रूपक मान रहे हैं, और कह रहे हैं सीता हुई भूमिगत, सीता तो धरती में समा गई, और सुपनखा को जो है यह अपना सखी बना लिया। अर्थात जो सती थी, सत्य था, उसको जो है ये लोग मिट्टी में मिला दिए। अभी की जो सरकार है उसे क्या मिला दिए? मिट्टी में मिला दिए। और जो छल कपट छलिया है, उसको इन्होंने अपना दोस्त बना लेकर रखा है। और जो विश्वास इस आम जनता को दिलाए थे पहले से, उसको वह अब भूल गए हैं। मतलब जो वचन, जो प्रॉमिस किए हुए थे, वह अब बहुत पहले ही भूल चुके हैं। यह पहली पंक्ति की व्याख्या। स्पष्ट है पहली पंक्ति की व्याख्या? जी। क्योंकि देखिए, राम जी तो सुपर्णखा से कभी सखी उसको बनाएंगे नहीं, कि राम जी ने प्रण लिया था कि हमारे जीवन में कोई दूसरी स्त्री कभी नहीं आएगी, सीता को उन्होंने वचन दिया। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि इन्होंने राम जी को एक मतलब उप रूपक मान करके राजनीति, कूटनीति पर इन्होंने करारा प्रहार किया है। ये सब हम लोग प्रसंग और निष्कर्ष में लिख सकते हैं ये सभी बातें, इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। दूसरी पंक्ति है, बन गया साहूकार लंकापति विभीषण, पा गए अभय दान शावक कुबेर के। साहूकार कौन होता है? तो बताएंगे? बिजनेसमैन होता है साहूकार, वही ना? हाँ, अब के समय में तो यही कहना चाहिए। हाँ हाँ। तो लंकापति विभीषण, अर्थात हमारे अभी जो भारत की सरकारें थी उस समय में, तो वो सरकार क्या कर रही थी, बाहर की जो राज्य थी जो इनको सपोर्ट कर रहा था, उस सभी से ये अपना बिजनेस प्लान बना लिए थे। ठीक है, सभी को साहूकार बन गए। यहाँ पर लंका से तात्पर्य है कि जो भी बाहरी सत्ता थी, जिससे हमारी मित्रता थी, जिसको मैंने बनाया था, उससे जो है हम लोग उसको साहूकार बना दिए, बिजनेसमैन बना दिए उन लोगों को। और अभय दान सहायक कुबेर के, मतलब पूरी धन संपत्ति जो है उनके साथ आपस में ही उनको दान में दे दिया। क्योंकि उस समय में पाकिस्तान बना करके हम लोग उसको कर्ज भी दे दिए थे, और उसको अलग देश बता दिए थे। हो सकता है उसी पर तीक्ष्ण प्रहार हो, लेकिन पाकिस्तान का यहाँ पे उल्लेख ना करें आप लोग, बस इतना करें कि संगी अपने मित्र समझने वाले, दोस्त
समझने वाले देश को या आपस आसपास के देश को इन्होंने साहूकार बना रखा था, और उन लोगों को शावक कुबेर अर्थात उनको पूरी धन संपत्ति जो है दान स्वरूप दे दिया था। यह दूसरी दूसरी पंक्ति की व्याख्या थी। तीसरी पंक्ति है, जी उठा दस्कंधर, स्तब्ध हुए मुनिगण, हावी हुआ स्वर्ण मृग कंधों पर शेर के। क्या कह रहे हैं? जी उठा दस्कंधर, दस्कंधर मतलब 10 कंधों वाले, स्तब्ध हुए मुनिगण मतलब रावण जो है वो फिर से जाग उठा, मरने के बाद रावण फिर से जाग उठा, और स्तब्ध हुए मुनिगण जितने भी उस समय विद्वान विद्वजन थे उन्हें बहुत स्तब्ध हो गए। हावी हुआ स्वर्ण मृग कंधों पर शेर के। अब शेर के ऊपर जो है हिरण अब सवार हो गई है, उसी पर वो भारी पड़ रहा है। तात्पर्य ये है कवि के कहने का कि जितने भी बेईमान ठगी वो सब हैं, वो सभी अभी के समय में बहुत ही प्रचलित है, उन्हीं का महत्व है। जो विद्वान है उनका कोई महत्व नहीं है, वे सभी चुपचाप स्तब्ध है। और इतना अत्याचार बढ़ गया है कि जो भी अपने आप को दबंग मानते हैं या फिर हिंसावादी मानते हैं, उनकी मात्रा इतनी इतनी बढ़ इतनी बढ़ गई है कि वो हिरन जैसे कमजोर होते हुए भी शेर से अधिक शक्तिशाली अपने आप को मानते हैं। आगे है, बूढ़ भस की लीला है, काम के रहे न राम, सबड़ी न याद रही, भूले स्वाद बेर के। बूढ़ भस की लीला है, काम के रहे न राम। राम मतलब जो भी आदर्श व्यक्ति, जो भी विद्वान, जो भी इस युग के प्रणेता, ठीक है, वह बूढ़भस की लीला है, अर्थात उसको ठगने वाला लीला था, एक कपट था आप लोगों को माया जाल में फंसाने का, जो आपको कर दिए हैं, जो आपको विश्वास आश्वासन दे करके वह आपका जूठा अन्न खा करके आपके यहाँ आपको जो भरोसा दिला कर गए थे वह अब भूल चुके हैं। और इसीलिए इस प्रकार की अत्याचार हम लोगों के समक्ष इस देश में आ रही है। बस यही है भूले स्वाद बेर के कविता। 2 कविताएं हो चुकी है, 3 बाकी है, हो सकता है 1 या 2 दिन में आप लोगों को वो अभी संपन्न हो जाए। और किसी को कुछ समस्या है तो पार्ट 2 वाले पूछिए।